स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। 70वीं बीपीएससी के लिए पीटी के लिए हम लोग देख रहे हैं सितंबर 2023 से 10 नवंबर 2024 तक के राष्ट्रीय समसामयिकी। शुरू करते हैं। वन लाइनर है, नवंबर 2024 से शुरू करते हैं लेटेस्ट, इसके बाद देखेंगे इसके आगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या ने दिवाली की पूर्व संध्या पर 25 लाख दिए जलाकर और 1121 वेदाचार्यों द्वारा एक साथ आरती करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रोलंगनाओ बॉब थाथिंग की वीरता संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी जिसका नाम है देश का वल्लभ, और मेजर रालेंगनाओ बॉब यानी जिनका नाम था रालेंगनाओ बॉब खाथिंग, इनकी वीरता संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 नवंबर 2024 को रिंग रोड पर बांशेरा पार्क के प्रवेश द्वार पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 3000 किलोग्राम वजनी 20 फुट ऊंची धातु की प्रतिमा का अनावरण किया। इन्होंने प्रतिमा को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 तक के लिए जारी की है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मत्स्य पालन विभाग ने राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड हैदराबाद के सहयोग से केरल के कोच्चि में ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI में मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर एक कार्यशाला आयोजित की है। बेंगलुरु में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। यह कर्नाटक और देश की जनसंख्या के वास्तविक समय में अनुमानों तक पहुंच बनाएगा। इस परियोजना को ISEC और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह राज्य की जनसंख्या के आंकड़े प्रति 1.1 मिनट यानी 1.10 सेकंड और देश की जनसंख्या के आंकड़े प्रति 2 सेकंड में अपडेट करेगा। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उपयोगिता NTPC लिमिटेड ने 8 नवंबर 2024 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। ये थे नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब देखते हैं अक्टूबर के। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 14वीं महारत्न कंपनी बनेगी। HAL गाजियाबाद में यमुना बैंक को वैशाली से जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन दिया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों को स्वास्थ्य और राशन सहायता प्रदान करने वाले संगठनों में तीसरे सबसे बड़े प्रदाता हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का वर्ष उद्देश्य 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करके देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का एक अध्याय पाने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया। महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों, उपकरणों और एक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने की एक पहल WEP अब तक केंद्र द्वारा संचालित एक योजना थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर में कलियाशेरी में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इसमें भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। इस परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मौजूदा राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संहिता के 2 भाग होंगे। पहले भाग में सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत होंगे और दूसरे भाग में धान, गेहूं, तिलहन और दलहन जैसी फसलों के लिए विशिष्ट मानक होंगे। NAC किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और क्षेत्र में शामिल अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। BIS राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। कैबिनेट ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के कृषि योजना यानी KY को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया।
संत सेवालाल और संत राम राव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं। बंजारे पोहरा देवी को एक पवित्र स्थल मानते हैं, जिसे अक्सर बंजारा समुदाय की काशी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पहला है पश्चिम चंपारण में और दूसरा ये बनेगा कैमूर जिले में। कैमूर के वन 1134 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो बिहार में सबसे बड़े हैं और राज्य में सबसे अधिक 34% हरित आवरण का दावा करते हैं। असम ने लड़कियों के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना संतुष्ट मोइना को लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग कार्यबल तैयार करना है, जो फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सहित कई ट्रेडों में अत्याधुनिक तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण से लैस हो। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से स्थापित यह संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और टाटा IIS के बीच एक सहयोग है। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह नया केंद्र 2 वर्ष पहले गुजरात में उनके द्वारा शुरू किए गए पहले VSK की सफलता का परिणाम है। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु के बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिले में एक एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी दी। वायनाड में 100 किलोमीटर की अवलोकन सीमा वाला एक्स बैंड रडार लगाया जाएगा, जबकि मंगलुरु में 250 किलोमीटर की अवलोकन सीमा वाला सी बैंड रडार लगाया जाएगा। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट और वर्ष 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ अपनी राष्ट्रीय विद्युत योजना इसका अनावरण किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस योजना का विकास किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करना है, जिसमें अनुसंधान, कौशल विकास और आधुनिक ट्रांसमिशन तकनीकों का ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। योजना में आवश्यक ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें अगले दशक में 1,91,000 से अधिक सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों और 1,270 जीवीए परिवर्तन क्षमता को जोड़ने का अनुमान है। इसमें 47 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 31 गीगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट को एकीकृत करने के प्रावधान भी शामिल है, जो अक्षय ऊर्जा की आंतरायिक प्रकृति के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। योजना मुंद्रा, कांडला और तूतीकोरिन सहित तटीय क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया विनिर्माण केंद्रों का भी समर्थन करती है। इसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को वर्ष 2027 तक 119 गीगावाट से बढ़ाकर 143 गीगावाट और वर्ष 2032 तक 168 गीगावाट करना है, जिसमें कुशल विद्युत वितरण की सुविधा मिल सके। वर्ष 2032 तक 9,15,000 लाख करोड़ 9.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता के साथ यह योजना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। केरल के पपन्नमकोड में CSIR राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी परिकल्पना आयुर्वेदिक उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन, मानकीकरण और वैश्विक प्रचार के लिए एक प्रमुख सुविधा के रूप में की गई है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में गंगा नदी पर 2,642 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक रेल सड़क पुल के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे 4 वर्षों में पूरा करने का अनुमान है। 137 वर्ष पहले बना मालवीय पुल, जो वर्तमान में 2 लेन का रेल और सड़क पुल है, उसको बदला जाएगा। हाल ही में तिरुवल्लुर जिले में मपेडू गांव में श्री सिंहेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पत्तों वाले तांबे के प्लेट शिलालेखों का एक सेट की खोज की गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग के अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम का शुभारंभ किया, जो भारतीय नंबर को कॉलर आईडी के रूप में प्रदर्शित करने वाले स्पैम अंतर्राष्ट्रीय कॉल का पता लगा सकता है और उन्हें ब्लॉक कर सकता है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर को राज्य की राजधानी पटना के पास एक शहर बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। ड्राई पोर्ट या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद सुविधा प्रदान करता है। यह समुद्री या हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच
एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे माल की कुशल आवाजाही की सुविधा मिलती है। बिहटा ड्राई पोर्ट 7 एकड़ में फैला हुआ है। इसे प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में चलाया जा रहा है। निर्यात की गई पहली खेप चमड़े की जूते की थी, जिसे रूस भेजा गया था यहां से। केंद्र ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब को प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया। इसके साथ ही प्रस्तावित 44,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना आधिकारिक तौर पर केंद्रीय बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह केंद्रीय वित्त पोषण के लिए भी पात्र है और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। भारत में वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित 12 परिचालन प्रमुख बंदरगाह हैं और राज्यों द्वारा शासित 200 अन्य गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। 200 गैर प्रमुख बंदरगाहों में से लगभग 65 माल संभालते हैं, जबकि अन्य का उपयोग मछली पकड़ने और जहाजों और यात्रियों को ले जाने के लिए छोटी नौकाओं द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित सुविधा को 4 चरणों में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चरण 1 को वर्ष 2028 में लगभग 4 मिलियन TEU की हैंडलिंग क्षमता के साथ चालू करने का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2058 तक विकास के अंतिम चरण में 16 मिलियन TEU तक बढ़ जाएगा। 3 मेगा पोर्ट बधावन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी क्लस्टर, पारादीप पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इन्हें 300 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक क्षमता वाले मेगा पोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के तहत 300 MTPA से अधिक क्षमता वाले 4 बंदरगाह क्लस्टर और 500 MTPA से अधिक क्षमता वाले 2 बंदरगाह क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। PM यशस्वी योजना। PM यशस्वी योजना यह अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त खानाबदोश जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत छात्र 9 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी स्तर पर अपने उच्च अध्ययन के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन की योजना के तहत टॉप क्लास स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का अवसर भी मिलता है। OBC छात्रों को OBC लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण योजना के तहत छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाती है। भारत का पहला लेखकों का गांव कौन सा? देहरादून से करीब 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में स्थित लेखकों का गांव पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के दिमाग की उपज है, जो खुद एक प्रतिष्ठित लेखक हैं।